जय हिंद साथियों। आज की बायोग्राफी एक उस भारतीय नागरिक की है जो स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, बच्चों के चाचा भी थे और जिनके उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं। जय हिंद दोस्तों। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफी लेकर आया हूँ और ये बायोग्राफी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। आज हम इनके जीवन कथा के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इनका पृष्ठभूमि देश के प्रति क्या था, इनका बैकग्राउंड क्या था, इन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया और इनके कार्यकाल में कैसे कैसे समझौते हुए और कौन कौन से युद्ध लड़े गए। ये सारी घटनाएं जो इनके जीवन काल में और इनके कार्यकाल में घटित हुई है, सब कुछ हम जानेंगे वन बाई वन। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस समय अच्छे होंगे। तो इस बायोग्राफी को हम सब मिल करके झकास बनाते हैं और भारत के एक महान व्यक्ति की जीवनी के बारे में समझते हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद करते थे तथा प्यार से उन्हें चाचा चाचा भी कहकर पुकारते थे। अगर हम इनकी जीवनी पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालें तो पता चलता है कि वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे अर्थात स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी की बहुत सहायता किया और उनसे सहयोग भी लिया। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों, नेहरू जी को आधुनिक भारत का रचयिता भी माना जाता है। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में 14 नवंबर 1889 में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था जो कि एक बैरिस्टर थे और इनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। दोस्तों, यूं तो नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। ये कश्मीर वंश के थे और शाश्वत ब्राह्मण भी थे। इनकी 3 बहनें भी थी। साथियों, नेहरू जी ने देश के एवं विदेश के नामी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने लॉ की जो शिक्षा है, डिग्री है, लंदन के किसी कॉलेज से प्राप्त किया था। नेहरू जी की एक बेटी भी थी जिनका नाम इंदिरा गांधी था। इंदिरा जी अपने पिता को ही अपना गुरु मानती थी। राजनीति की जानकारी इंदिरा जी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू जी से सीखा था। बचपन से ही इंदिरा जी ने देश की लड़ाई को करीब से देखा था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक सफ़र का। मित्रों, 1912 में जब नेहरू जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यभार संभालना शुरू किए, इससे पहले वो देश विदेश के नामी कॉलेज में पढ़ाई करके वकालत की डिग्री लेकर के आए थे। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यभार संभाल लिए, तब उसके 2 वर्ष बाद इट मीन्स 1916 में नेहरू जी की शादी कमला नेहरू से हो गई तथा 1917 में जवाहरलाल नेहरू जी होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी का मेल महात्मा गांधी से हो गया तथा राजनैतिक ज्ञान जो भी मिला जवाहरलाल नेहरू जी को, वो गांधी जी से ही प्राप्त हुआ। नेहरू जी ने पहली बार इसी समय भारत की राजनीति में कदम रखा था, 1917 के होम रूल लीग में ही। आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। 1919 में 2 वर्षों बाद गांधी जी ने रोलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। 1920 से 1922 तक गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय भूमिका निभाई तथा इसी वर्ष पहली बार नेहरू जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट करके जेल डाल दिया। 1924 में नेहरू जी को इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तथा वे 2 वर्षों तक शहर में सेवा किए। 1926 में इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया तथा 1926 से 1928 तक 2 वर्षों तक वे अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने रहे। 1929 में कांग्रेस ने वार्षिक सत्र का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे और पेशे से बैरिस्टर भी थे। दोस्तों, इस सत्र में 2 गुट बने थे। पहले गुट में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, जबकि दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू एवं उनके अन्य कार्यकर्ताओं ने एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सरकार की मांग की जो कि स्वतंत्र नहीं, ब्रिटिश के अधीन ही रहेगी। बस इतनी छोटी सी मांग की। उम्मीद है आप अंतर समझ रहे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद की मांग क्या थी, जबकि इनके पिता मोतीलाल नेहरू एवं अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग कैसी की गई थी। 1929 में नेहरू जी की अध्यक्षता में वार्षिक सत्र का एक अधिवेशन लाहौर में किया गया तथा सभी ने मिलकर एक साथ पूर्ण स्वराज की मांग की। दोस्तों, 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने भारत का ध्वज लहराया पहली बार। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जबरदस्त आह्वान किया था तथा यह इतना सफल भी रहा कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीयों के प्रति सोचने के लिए मजबूर हो गई। उन्हें सोचना ही पड़ा कि भाई अब तो भारतीयों को कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये बिकॉज दे आर आउट ऑफ कंट्रोल्स।
मित्रों, 1935 में जब ब्रिटिश ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। नेहरू जी चुनाव से बाहर ही रहकर पार्टी के चुनाव का पूर्ण समर्थन किया, लेकिन नेहरू जी उस समय चुनाव में व्यक्तिगत रूप से कोई नेता के रूप में कार्य नहीं किए, भले ही साइड से पूर्ण सहयोग दिया, पूर्ण समर्थन किया। साथियों, देश के प्रत्येक प्रांत में कांग्रेस की अच्छी तरह से विजय हुई। 1936-37 में नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्सा होने के कारण नेहरू जी को फिर से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब नेहरू जी 1945 में ही जेल से बाहर आए, लगभग 3 वर्षों बाद। उम्मीद है आप भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा लाया गया था, जिसका संप्रत्य यह था कि अंग्रेजों, अब तुम भारत छोड़ो, अब आप भारत पे जितना रहना था रह लिए, यहाँ से निकलो। साथियों, 1947 में भारत पाकिस्तान स्वतंत्रता के समय नेहरू जी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जब बंटवारा हुआ था 1947 में भारत और पाकिस्तान का। 1947 में भारत आज़ादी के समय कांग्रेस में पीएम की दावेदारी के लिए चुनाव कराया गया कि देश तो आज़ाद हो गया, अब प्रधानमंत्री कौन होगा। दोस्तों, इस चुनाव का नतीजा ये रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी जी को सबसे अधिक मत मिले। पर गांधी जी की भूमिका देखिए, गांधी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया और जवाहरलाल नेहरू जी को पीएम पद पर नियुक्त करने की राय रखी और उन्हें नियुक्त किया भी गया। अब दोस्तों, यहाँ से भी भारतीय इतिहास में मतभेद हो जाता है कि जब सर्वाधिक वोट वल्लभ भाई पटेल को और कृपलानी जी को मिले थे तो आखिर पीएम गांधी जी ने किस बेसिस पे जवाहरलाल नेहरू को बना दिया था। क्या कोई आपसी मोह था या कुछ और कारण। लेकिन मेरा ये मानना है कि गांधी जी ने ये सोचा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम बूढ़े हो चुके थे और उम्र काफ़ी कम ही शेष बचा था। अगर ऐसे में पीएम इनको बनाया जाए तो काफ़ी कम समय ही दे पाएंगे प्रधानमंत्री के रूप में, और देश पहली बार आज़ाद हुआ था तो इस समय एक युवा पीएम की ज़रूरत थी जो देश को लंबे समय तक चलाए, अच्छी तरह से सुदृढ़ करे और संपन्न बनाए। हमारे हिसाब से तो गांधी जी ने इसीलिए पीएम का चुनाव जवाहरलाल नेहरू के रूप में किया होगा। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद नेहरू जी भारत के लगातार 3 बार पीएम पद पर चुने गए। स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी को बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली। उनकी जिम्मेदारियां तो बेसिक ही बढ़ जानी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो बने थे। देश को सुसंगठित करने की जिम्मेदारी, संपन्न राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी, आर्थिक विपत्तियों से निपटने जैसे कई विपदाओं का सामना करना पड़ा जवाहरलाल नेहरू जी को, और साक्ष्यों के अनुसार नेहरू जी ने ऐसा किया भी। लेकिन बहुत परिश्रम के बाद भी नेहरू जी की जो विदेश नीति रही वो सफल न रही, और चीन तथा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में ये असफल रहे। 1955 में नेहरू जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। डियर फ्रेंड्स, नेहरू जी तो लगातार प्रयास करते रहे कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण रहे, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिससे देश को भयंकर रूप से आर्थिक एवं शारीरिक क्षति पहुंची। मेरे साथियों, 27 मई 1964 को नेहरू जी को दिल का दौरा पड़ा और नेहरू जी इस दिल के दौरे से उबर नहीं पाए तथा उसी दिन उनका स्वर्गवास हो गया। और दोस्तों, इस घटना से समस्त देश शोक में डूब पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का संपूर्ण जीवन परिचय। उम्मीद है आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट राय ज़रूर दें कि मैंने कौन सा पॉइंट मिस किया, क्या गलत कहा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे रोचक तथ्य के साथ और किसी भारत के महान विभूति के बायोग्राफी के साथ। तब तक